नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हमारी पहली इंडिजिनस आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन एरो इंजन की तरफ से है, जिसे आप सभी कावेरी इंजन के नाम से जानते हैं। हालांकि इसको पिछले 10 से 15 सालों से हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए था वो अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से कावेरी इंजन के बदले हम तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भले ही हमारी आफ्टर बर्निंग कावेरी इंजन का डेवलपमेंट सफल नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद इसकी कोर को फर्दर मॉडिफाई करना जारी रखा गया था और इसकी एक ड्राई वेरिएंट को बनाया जा रहा था, जिसकी रिसेंट टेस्टिंग के बाद जीटीआरई की तरफ से बात बताया जा रहा था कि अभी इस इंजन की कोर में उतना दम हो चुका है कि हम इसको बेस करके एक आफ्टर बर्निंग इंजन को डेवलप कर सकते हैं, जिसको भी नॉन ऑफिशियली कावेरी 2.0 इंजन कहा जा रहा है। अब इसी को लेके कुछ अच्छी खबर अभी सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी जीटीआरई की तरफ से गोदरेज एरोस्पेस को जिन 8 ड्राई कावेरी इंजन के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, उनको अभी जीटीआरई को डिलीवर किया जाने वाला है और इसके बाद इन 8 इंजन को भारत में ही ग्राउंड ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये ड्राई कावेरी इंजन का लास्ट राउंड का ट्रायल होने वाला है, जिसके बाद जीटीआरई की तरफ से 2025 से 2026 तक ड्राई कावेरी इंजन को प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने वाले हैं। इसी बीच जब ड्राई कावेरी इंजन को लास्ट राउंड की टेस्टिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, सेम टाइम पर जीटीआरई की तरफ से भी एक नई आफ्टर बर्निंग सेक्शन को भी डेवलप करना स्टार्ट किया गया, जिसे इंटीग्रेट करने से ड्राई कावेरी इंजन लगभग 85 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा। अभी के लिए जो आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल को जीटीआरई की तरफ से या डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया था, उसको इंटीग्रेट करने से हमारी कावेरी इंजन 73 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। लेकिन जीटीआरई की तरफ से अभी बेहतर मेटलर्जिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करके एक नई आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल को खास करके कावेरी 2.0 इंजन के लिए डेवलप किया जा रहा है, जिसकी टेस्टिंग आने वाले 2 महीनों के बाद शुरू होने वाली है। अगला अपडेट लाइट टैंक की तरफ से है और लाइट टैंक की जरूरत हम सबको 2019 में भारत और चाइना के बीच हुई फेसअप के बाद पता चला था, जब चाइना की तरफ से अपनी टाइप 15 लाइट टैंक्स को लद्दाख रीजन में डिप्लॉय किया गया, तो उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास सेम सेगमेंट की टैंक मौजूद नहीं थे। हालांकि T-72 और T-90 से टैंक को हम अभी भी लद्दाख में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ी एरिया में कई ब्रिज ऐसे होते हैं जहां पर हेवी टैंक की मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। इसी वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से लाइट टैंक को खरीदने का फैसला किया गया था। अब इसके बाद डीआरडीओ की तरफ से एलएनटी के साथ मिलकर एक लाइट टैंक को डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम जोरावर टैंक था और अभी पता चला है कि जोरावर टैंक की पहली प्रोटोटाइप को तैयार करके अभी एलएनटी की तरफ से अपनी फैसिलिटी के अंदर टेस्ट करना शुरू किया गया, जिसे आप इंटरनल टेस्टिंग भी कह सकते हैं। हालांकि इसकी डेवलपमेंट टाइमलाइन इसमें इस्तेमाल होने वाली इंजन की वजह से थोड़ा डिले होने का उम्मीद किया जा रहा था, क्योंकि जर्मनी की तरफ से सबसे पहले इसके लिए इंजन को सप्लाई किया जाने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट में जर्मनी की तरफ से अपने इंजन को भारत को सप्लाई करने के लिए एक्सपोर्ट क्लियरेंस देने में इनकार कर दिया गया था। तो उसके बाद हमको एक दूसरी इंजन की तलाश करना पड़ा था और उसके बाद फाइनली यूएस की क्यूमिन इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया और अभी इस नए इंजन के साथ जोरावर टैंक की ट्रायल को शुरू किया जा रहा है। अब पहले जो आर्मी की तरफ से 350 लाइट टैंक को खरीदने का फैसला किया गया था, अभी पता चला है कि उसमें आर्मी की तरफ से एडिशनल 295 टैंक को एक्वायर करने का प्लान भी किया जा रहा है और इसमें अभी फिलहाल के लिए 6 अलग अलग कंपनी भी बिड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद किया जा रहा है कि हम इंडिजिनस ऑप्शन को यहाँ पे सबसे पहली प्रेफरेंस देने वाले और आगे चल के एडिशनल जोरावर टैंक को भी आर्मी में इंडक्ट किया जा सकता है या आर्मी की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। अगला अपडेट मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की तरफ से। अब वर्तमान के लिए हमारी अगर सबसे बेहतरीन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो P-8I एयरक्राफ्ट है और अभी ऐसे एडिशनल एयरक्राफ्ट को भी खरीदने के लिए नेवी की तरफ से डिमांड किया जा रहा था। अब जैसे कि एक इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट है तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से डीआरडीओ की तरफ से अभी इंडिजिनस तरीके से ही एक मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का फैसला किया गया था, जिसमें अभी भारत में बनाए जाने वाले C-290 एयरक्राफ्ट को एक बेस की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला और इसमें हम डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए सेंसर पैकेज को इंस्टॉल करने वाले हैं, जिससे हम इसे मैरीटाइम सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे और ऐसा करने से हम P-8I एयरक्राफ्ट की आधी कीमत पर भी हमारी खुद की मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में शामिल कर सकते हैं। तो डीआरडीओ की तरफ से इस प्रोग्राम को सीरियसली डेवलप करना अभी शुरू किया जा रहा है और डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी इस सेगमेंट में दरअसल 2 अलग अलग कैटेगरी की एयरक्राफ्ट को डेवलप करने वाले हैं। इसके लिए डीआरडीओ की तरफ से
कैब्स यानी कि सेंटर फॉर एवॉन सिस्टम के साथ मिलकर डेवलपमेंट को शुरू किया जा रहा है। इसमें अभी जिन 2 डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट को बनाया जाने वाला है उनमें से एक का नाम MMA यानी कि मल्टी मोड मैरीटाइम एयरक्राफ्ट होने वाला और दूसरे का नाम MRA यानी कि मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट होने वाला है। इनमें से जो MMA एयरक्राफ्ट होने वाला है इसे खास करके इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए डेवलप किया जा रहा है और MRA एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा है। इनमें से MMA एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसको जैसे कि कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करने वाले तो इनको दरअसल कोस्टल सिक्योरिटी, सर्च एंड रेस्क्यू और पोल्यूशन कंट्रोल सर्वेलेंस जैसे मिशन के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जबकि MRA एयरक्राफ्ट को एंटी सबमरीन, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और टारगेट एक्विजिशन जैसे रोल के लिए इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। इनिशियली इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ऐसे 6 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और इंडियन नेवी की तरफ से ऐसे 9 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का प्लान किया गया था, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चल के ये ऑर्डर इंक्रीज भी हो सकता है। और DRDO की तरफ से अभी हिंट दिया गया कि जो MRA प्लेटफॉर्म होने वाले हैं इसमें टॉर्पेडोज को भी कैरी करने की कैपेबिलिटीज होने वाली, जो कि दुश्मन की सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के साथ साथ उन पर टॉर्पेडो वगैरह फायर कर सकते हैं और इसको हम काइंड ऑफ देसी पेटा एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। अगला अपडेट हेरॉन UAVs की तरफ से है। आप सभी को शायद पता होगा कि अभी हमारी तीनों सर्विस में लगभग 50 से ज्यादा हेरॉन UAV का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि इनमें से इंडियन एयरफोर्स की लगभग 50 हेरॉन UAVs को HAL की तरफ से अभी फर्दर अपग्रेड करने का फैसला किया गया। इसके लिए HAL को इन UAVs की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से सपोर्ट को प्रोवाइड किया जाएगा। अब भारत की तरफ से लगभग ईयरली 2000 के आसपास इजराइल से इन UAVs को एक्वायर किया गया था, तो इनको अभी लगभग 20 साल होने वाला और इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भी 20 साल पुरानी हो चुकी है। और इसी बीच इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से अपनी हेरॉन UAVs के लिए कई मॉडर्न सिस्टम को भी डेवलप किया गया था, जिनको नए हेरॉन में इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी इंडियन एयरफोर्स की एग्जिस्टिंग हेरॉन फ्लीट को भी सेम स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इन UAVs की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और लाइफ साइकिल काफी हद तक इंक्रीज होने वाले हैं। अब इस अपग्रेड प्रोग्राम के अंदर जो सबसे पहला अपग्रेड होने वाला है वो इन UAVs की इंजन में होने वाली है और अभी इसमें एक नई पावरफुल इंजन को इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे इन UAVs की रेंज और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी दोनों बेहतर होने वाले हैं। इसके बाद इन UAVs में जो एग्जिस्टिंग सेंसर्स और एविनिक्स मौजूद होने वाले हैं उन सभी को भी अभी नए सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसके बाद हेरॉन UAVs को ऑपरेट करने के लिए हमारे जितने भी ग्राउंड बेस्ड स्टेशन मौजूद है उन सभी को भी मॉडर्नाइज किया जाने वाला है, जिससे अभी हमारे हेरॉन UAVs की फ्लीट की जो रेंज और सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है वो काफी हद तक बेहतर होने वाला है। यानी कि अब हम ज़्यादा दूरी तक ज़्यादा समय तक सर्वेलेंस को कर सकते हैं और दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर रख सकते हैं। अगला अपडेट लैंड बेस्ड ड्रोन या रोबोट्स की तरफ से है। रिसेंटली लगभग 2 महीने पहले ही इंडियन आर्मी की तरफ से एक RFI को इशू किया गया था, जिसमें आर्मी की तरफ से रोबोटिक म्यूल्स को खरीदने के लिए बात की गई थी, जिनको मेनली पहाड़ी इलाके में और खराब टेरेन में लॉजिस्टिक और वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करने का बात किया गया था। इसके अलावा इस कैटेगरी की और भी कई तरह के रोबोट्स को डेवलप किया जा सकता है, जिनको बैटल में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी आंध्र प्रदेश की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसका नाम वैरव रोबोटिक्स है, उनकी तरफ से अभी AC ग्राउंड बेस्ड अनमेन्ड व्हीकल को डेवलप किया गया। इसका नाम सवाना है और ये भारत में बनाया जाने वाला पहला आर्म्ड क्वाड्रप्ट अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल होने वाला है। दिखने में आपको एक कुत्ता जैसा लग रहा होगा और कहीं ना कहीं इसको K9 यूनिट से इंस्पायर होकर डेवलप किया गया। इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका वेट करीब 30 kg होने वाला और ये अपने साथ 10 kg के आसपास पेलोड को भी कैरी कर सकता है। इसकी एंड्योरेंस लगभग 2 घंटे तक होने वाला है और एक बार में 5 से 8 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस को कवर कर सकता है। ये मेनली एक रिमोटली ऑपरेटेड रोबोट होने वाला है, जिसमें कई तरह के सेंसर्स, रडार्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स लगे हुए हैं, जिनकी मदद से अपनी ऑपरेटर को लाइव वीडियो और ऑडियो फीड को प्रोवाइड कर पाएगा और इसे हम लगभग हर तरीके की ट्रेन में इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसमें पेलोड के तौर पर मैनिपुलेटर, वेपन्स और अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जा सकता है। इसे मेनली ह्यूमन कैजुअलिटी को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है, यानी कि अगर हमको लगता है कि सामने कोई खतरा होने वाला तो हमारे जवान पीछे रहकर इसको आगे भेज सकते हैं और दुश्मन की पोजीशन के बारे में पहले से पता लगा सकते हैं। और इससे एक तरीके से हमारे जो अर्जेंट K9 यूनिट्स है उनकी लाइफ रिस्क को भी काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।